तो भाइयों अब देखते हैं सिंकोपल अटैक्स के बारे में, जिसे हम फेंटिंग भी कहते हैं। इट इज़ यूजुअली अ वैसोवैगल अटैक ड्यू टू द फ्राइट, बैड न्यूज़, सडन पेन और एक्सर्शन इन सन। अगर पर्सन अचानक से भयभीत होता है या फिर कोई दुखद खबर आती है या फिर पेशेंट अचानक पेन होता है या फिर ट्रॉमा होता है या पर शरीर से खून बाहर आने लगता है और अगर ज़्यादा देर तक धूप में काम किया हो तब भी फेंटिंग हो सकती है। तो एक डॉक्टर को या फिर पेशेंट के आसपास जो लोग रहते, अगर पेशेंट को फेंटिंग हुए तो करना क्या है। मेक द पेशेंट रिकम्बेंट फ्लैट ऑन द ग्राउंड, पेशेंट को लिटाए, लूजेस क्लोज अराउंड द नेक, उसके गर्दन के आसपास के कपड़े को निकाले, उसके पैर को ऊपर करे ताकि उसके ब्रेन को अच्छी तरह से ब्लड सप्लाई पहुंच सके। फील द पल्स टू नोट द रेट, रिदम एंड वॉल्यूम। स्टिमुलेट बाय स्प्लैशिंग वाटर विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल, उसके ऊपर थोड़ा पानी छिड़कना है या फिर अगर ओनियन हो तो उसकी स्मेल से भी पर्सन को फेंटिंग से बाहर निकाल सकते हैं। नॉर्मल द पर्सन वेकअप्स इन द फ्यू मिनट्स। डू नॉट अलो हिम टू स्टैंड सडनली। If ask about chest pain, limb paralysis, slurred of speech, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एंजाइना। सो इन चीज़ों की हिस्ट्री लेनी है, क्या पेशेंट को चेस्ट पेन हुआ था या फिर हो रहा है, क्या लिम्ब पैरालिसिस मतलब किसी पैर की मांसपेशियों की पावर कम हो रही है, स्लरिंग ऑफ स्पीच है या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट है, हाइपरटेंशन का या एंजाइना का। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी पेशेंट 5-10 मिनट के बाद फेंटिंग से बाहर नहीं आता, कॉन्शियस नहीं होता, तो उसके कोई अलग कारण हो सकते हैं, इसके कारण उसको हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। अगर पेशेंट डायबिटिक का है तो उसकी ब्लड शुगर चेक करें। अगर हाइपोग्लाइसीमिया निकल आता है तो उसको 25% ग्लूकोज चढ़ा दे, 1 to 5 ampules। पेशेंट इज़ अवेक एंड रिस्पॉन्डिंग, देन गिव ओरल ग्लूकोज, शुगर एंड स्वीट्स। चेक ब्लड शुगर रिपीटेडली आफ्टर 24 hours। इफ़ देर इज़ अ चेस्ट पेन, स्वीटिंग एंड लो वॉल्यूम पल्स, तब हमें क्या करना है। तब हमें IVRL चढ़ाना है, टैबलेट एस्पिरिन 1 दिन है स्टैट में, टैबलेट सॉर्बिट्रेट 10 mg देनी है सबलिंगुअल स्टैट में, इंजेक्शन इफकॉर्लिन 1 vial चढ़ाना है एसओएस में अगर ज़रूरत हो तो, और पेशेंट को हॉस्पिटल या कार्डियोलॉजिस्ट के पास ECG करने के लिए भेज देना है। इफ़ ही हैज़ अ ब्लैक लूज स्टूल और पैलर, तो समझ जाइए कि वहाँ पर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग है, रेफर इमीडिएटली। अगर स्लरिंग ऑफ स्पीच या वीकनेस ऑफ वन साइड है तो स्ट्रोक हो सकता है, इसके लिए रेफर इमीडिएटली। सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट फॉर सिंपल सिंकोप। अगर फेंटिंग बहुत ही सिंपल है तो उसके लिए हम OPD के लेवल पे इंजेक्शन न्यूरोबाइन देते हैं 1 ampule इंट्रामस्कुलर डेली फॉर 5 इंजेक्शंस। क्या टैबलेट बीकोसुल्स बी कॉम्प्लेक्स की होती है, एक टैबलेट हर दिन 15 दिन के लिए। आस्क फॉर HB, CBC कराए, उसका एक्सरे सर्विकल स्पाइन कराए, एक्सरे चेस्ट या फिर कैरोटिड डॉपलर कराए। इनके कारण भी सर्वाइकल स्पाइन में कोई इंजरी हो या फिर कोई पैथोलॉजी हो तब भी सिंकोप हो सकता है। उसके बाद ECG कराए, 2D को कराए, होल्टर मॉनिटर टेस्ट या फिर कोई कार्डियक काज के लिए हम ये सारे टेस्ट कर सकते। ट्रीट एनीमिया, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस इफ प्रेजेंट। इफ पोस्चरल हाइपरटेंशन, फेंटिंग व्हाइल गेटिंग अप फ्रॉम लाइंग डाउन। अगर अचानक से पेशेंट बेड से उठ खड़ा होता है और उसके बाद उसको फेंटिंग हो रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट थोड़ी अलग होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। टीच द पेशेंट टू स्टैंड अप स्लोली, बेड से उठने के बाद सीधा खड़ा ना होए, धीरे धीरे खड़ा होने के लिए पेशेंट को कहे। इलास्टिक स्टॉकिंग्स टू बोथ लेग्स इफ़ अटैक्स आर फ्रिक्वेंट, तो इलास्टिक स्टॉकिंग्स का यूज़ करना है बोथ लेग्स के लिए अगर अटैक फ्रिक्वेंटली होते हैं। टैबलेट वाइसोलिन जो हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉन का इंजेक्शन होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए। या फिर इफ़ टेकन ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, अगर पेशेंट हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसको डोज रिड्यूस करने के लिए कहे, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है कि पेशेंट की जो BP कम होने की दवाएं है उनका अगर डोज ज़्यादा है तो BP बहुत कम हो जाता है, उसके कारण भी फेंटिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमें डोज रिड्यूस करना चाहिए या फिर कोई दूसरी ड्रग्स अगर पेशेंट ले सकता है तो उसे देनी चाहिए।
एंड डू नॉट गिव स्टेरॉइड्स। अगर हाइपरटेंशन कंडीशन है तो स्टेरॉइड्स मत दे। इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस थिंक ऑफ कफ सिंकोप, मिक्चुरेशन सिंकोप और हाइपरटेंसिव कैरोटिड साइनस। ये भी चीज़ें अलग सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। आफ्टर गिविंग इंजेक्शन दैट कॉज sedation like Sequil, Avil, Calampose, do not allow patient to walk home alone. He may faint or fall on the way. एविल जैसे कि सिट्रिजिन का इंजेक्शन है, कामपोज का इंजेक्शन है, इनको देने के बाद पेशेंट फिर से फेंटिंग आ सकती है पेशेंट के, क्योंकि इनका एक साइड इफेक्ट रहता है सिडेशन। इसके लिए पेशेंट को थोड़ी देर के लिए इंजेक्शन देने के बाद 15-20 मिनट के लिए वहीं पर बेड पर लेटने के लिए कहे, उसके बाद पेशेंट को अपने किसी रिलेटिव्स के साथ जाने के लिए कहे। उसके बाद क्या है, सडन ऑनसेट ब्रीथलेसनेस। इफ wheezing and rhonchi present, then it can be bronchial asthma. If edema of legs, palpable liver, murmur or prominent neck veins, then it can be CCF, chronic cardiac failure. If sudden breathlessness in an apparent healthy middle-aged man. If sudden breathlessness is in the healthy middle-aged man, then it can be acute myocardial infarction. अगर कोई हेल्दी पर्सन है, उसके अचानक से ब्रीथलेसनेस हो रही है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो वो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। इफ़ इम्फाइसेमेटस चेस्ट पुअर एयर ब्लास्ट, देन इट कैन बी इम्फाइसेमा, जो कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है विथ सुपररेटेड इन्फेक्शन एंड स्पॉन्टेनियस pneumothorax. Sudden breathlessness in a healthy man with a fine crepitation and no rhonchi should make you suspect myocardial infarction. Do ECG immediately to rule out EMI. And if there are the chances or the ECG showing there is a EMI or ST elevation or ST depression, then patient immediately referred to the higher centers or cardiologist. Thank you.